नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है रालोसपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा। कर्नाटक चुनाव का परिणाम आपको पता है। 2 दिनों के लिए पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भी कर्नाटक गए थे, लेकिन लगता है कि मंत्री जी का जाना भी असर नहीं किया। हालांकि हर बार जब बीजेपी संकट में रहती है तो चिराग पासवान भी जाते हैं। बिहार के तीनों उपचुनाव इसका उदाहरण है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कर्नाटक के चुनाव में चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बुलाया, लेकिन उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को काफ़ी प्रेम से बुलाया गया। मैडम, क्या काम नहीं आया पारस जी का जाना? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के अपने भी क्या कहते हैं वहाँ पे लोग थे और इस हार को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। जब जब कर्नाटक हारे हैं बीजेपी, तब तब सेंट्रल में बीजेपी की ही सरकार आई है। और हमारे मंत्री जी का जाने का 2 रीज़न था। एक तो वहाँ पे निफ्टियन का जो हमारे फूड प्रोसेसिंग का कॉन्वोकेशन था उसके लिए, एंड दूसरा डेफिनेटली हमारे ऑनरेबल पीएम साहब उनको प्रचार के लिए भेजे थे, तो उसके लिए। और सिर्फ हमारे मिनिस्टर साहब ही नहीं, बहुत सारे और भी बड़े नेता उस दिन प्रचार में थे। और अगर बीजेपी क्या कुछ सीटों के लिए हारी है या फिर वहाँ पे हार हुई है, तो इसको हम लोग एज अ पॉजिटिव ही ले रहे हैं। कुछ सीटों के लिए नहीं हारी है, जबरदस्त हार हुई है। और कांग्रेस को भी आशा नहीं था इतनी जबरदस्त जीत की। हाँ, वही बात है ना, जब जो जीते उनको भी नहीं पता था कि भाई वो लोग इतने बड़े तरीके से जीतेंगे। तो वहाँ पे लोग माने जितने भी वोटर्स हैं उन्होंने क्या कहते हैं ये खेला किया है, और इससे कोई विचलित होने की जरूरत जनता ने नकार दिया है मोदी जी को, एनडीए को। नहीं, जनता ने कोई नकारा नहीं है। हम तो बोलेंगे चलिए कांग्रेचुलेशंस टू क्या कहते हैं आपके कांग्रेस इतनी क्या कहते हैं विजयी होने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई 2024 में मोदी का सरकार चला गया, इतना खुश होने की जरूरत नहीं। कर्नाटक में गया ना, 23 में गया। कर्नाटक 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, कहा जा रहा है वहां भी एनडीए की स्थिति सारा बोल तो रहे हैं कि सारा जगह आप लोग देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि शेर जब कोई बड़ा छलांग लगाता है 2 कदम पीछे, तो अभी हम लोग का वही स्ट्रैटेजी कि भाई 2 कदम ये करो, पीछे हटो, और लोगों को लगे कि भाई अब तो लग रहा है कि मोदी का सरकार थोड़ा सा ढीला पड़ा। पासवान क्यों नहीं गए कर्नाटक में? क्या बीजेपी ने नहीं बुलाया या आप लोगों ने नहीं बुलाया? नहीं, ऑनेस्टली सेइंग, देखिए हम लोग तो हमेशा से ही चाहते थे कि वो एनडीए में आए, और ऐसा कोई उनके साथ ऐसा कोई देखिए किसी के साथ कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। लेकिन सॉरी टू से कि वो खुद अपना डिसीजन नहीं ले रहे। अगर वो डिसीजन ले एनडीए में आ जाए, जमुई से सांसद है, जमुई से लड़ ले, भाई वो तो एमपी है ही ना, सांसद तो है ही ना। लेकिन वो अपने जगह से ही लड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने खुद इतनी सारी शर्तें जो बीजेपी को रखी हुई है। अब बीजेपी आपका शर्त मानेंगे कि पहले वो देखेंगे कि भाई बिहार का डेवलपमेंट किस में हो? तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि चिराग जी को थोड़ा बुद्धि से काम लेना चाहिए था। और जो जगह पे वो सांसद है आप रही हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुद्धि की कमी है। बुद्धि की कमी तो डेफिनेटली अभी तो इस टाइम पे वैसा ही लगता है कि बुद्धि की कमी है, क्योंकि अभी जब इलेक्शन का टाइम है उनको अभी छोटा छोटा स्टेप्स पे ध्यान देना चाहिए, ना कि बड़ा स्टेप्स। क्योंकि छोटा छोटा स्टेप्स अगर वो सही से लेंगे तभी वो आगे जाके चीजों को कर पाए। मैडम, आपकी पार्टी के जिस पार्टी में आप कुछ दिनों पहले थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, मौसम वैज्ञानिक के बेटे स्वर्गीय रामविलास पासवान, आप लोग की पार्टी के संस्थापक के बेटे चिराग पासवान, जिनको कहा जाता है कि बिहार ही नहीं देश में दलितों के सबसे बड़े नेता हैं, उनको बुद्धि की जरूरत। देखिए ऑनेस्टली बताए, ही इज़ लकी कि वो स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। इससे उन्होंने कोई तीर नहीं मारा। उनका जन्म हुआ है उस घर में, वो लकी हैं। बाय लक, बाय चांस, कोई और भी हो सकता था। चिराग पासवान में वो क्षमता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो अभी तक वो बहुत सारा चीज कर चुके होता। अच्छा, आप बताइए, जमुई के सांसद है, कितना स्मार्टली उनको जमुई में जो वादे किए, अगर वो सारे वादे वो पूरे कर देते तो एक भरोसा होता ना। मैडम, भरोसा नहीं हो रहा है उनके ऊपर। आप भूल रही हैं कि चिराग पासवान ही वो शख्स है जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में 3रे दर्जे की पार्टी बना दिया। वही एग्जैक्टली तो वो वोट कटुआ पार्टी के नाम से ज्यादा जाने जाएंगे। अगर वो सेम चीज इस बार भी इलेक्शन में करेंगे तो वो फिर से वो सिर्फ और सिर्फ अपना क्या कहते हैं एक इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैडम, एक चीज आपको और मानना होगा कि चाहे आरसीपी सिंह हो या चिराग पासवान हो, बीजेपी दोनों के सेंटीमेंट से खेली है, दोनों को यूज की है इस अपने फायदे के लिए। देखिए, आरसीपी सिंह एक बहुत बड़े नेता है और बहुत सही माने सटीक तरीके से पेशेंस के साथ वो रहे और आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। जेडीयू शुरू से कह रही है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। देखिए, जेडीयू का एक प्रॉब्लम है, आप जैसे ही उनको मुंह पे कुछ सच बताइएगा, जैसे कि सुहेली जी ने बताया, जैसे कि बाकी नेताओं ने बताया, तो उनको अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि भाई अभी आप निकलो। तो इस ढंग से हो सकता है कि अपना फायदा नजर नहीं आया तो पार्टी नहीं। देखिए, फायदा देखिए, सबसे बड़ी बात, जब कोई पुराने लीडर्स आपके साथ होते हैं तो या तो आप उनको क्या बोलते हो कि भाई हम जब मंत्री बनेंगे आपको ये देंगे वो देंगे, या तो फिर आप उस जगह से लड़ेंगे।
करेंगे। आप दोनों वायदे किए या फिर आपने ये दिखाया कि भाई आप मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो कि आपके जाने से मेरा नुकसान होगा, लेकिन वो जब चले गए तो आप उनके बारे में उल्टा उलझुल बातें कर रहे हैं। तो आरसीपी सिंह जी का जो मूव है, और आप देखिए जाने के बाद से उनका कहीं पे कोई नेक्स्ट सीएम, बेस्ट सीएम, डूइंग सीएम, आई एम सीएम कहीं पे कोई बयान नहीं है। याद होगा पिछले साल बिहार विधानसभा का चुनाव जब था यूपी में, उस समय ललन सिंह लगातार कर रहे थे, आरसीपी सिंह ने काफी देरी की बात करने में। इसका कारण था कि बीजेपी से मिले हुए थे, मुख्यमंत्री को, जदयू को उन्होंने भ्रम में रखा। देखिए ऑनेस्टली बताएं, हमारे क्या कहते हैं राज्य के सीएम या फिर उनके आसपास के अभी जितने लोग हैं, उनके ऊपर कोई बातों पे विश्वास ही इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनका अपना एजेंडा। भाई आपने पलटी मारी, पहले आप पलटी मार के जब आपको कोई हक ही नहीं बनता है किसी और के ऊपर क्वेश्चन करने का। पलटी मारे वो दोषी हैं और जिसके में गए वो दोषी नहीं है। बीजेपी डेफिनेट नहीं, देखिए वो पलटी मारे अपने एजेंडे के लिए कि भैया मुझे फिर से सीएम बनना है। पीएम का वो प्लानिंग पहले से ही कर रहे थे, और ये पीएम बनने की जो लालसा है डेफिनेटली उन्होंने बीजेपी में हो या फिर बाहर के बाकी नेताओं से उन्होंने बात तो जरूर की है। लालसा होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में ऐसा क्या नहीं है जो और नेताओं में है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बेदाग छवि है। देखिए सिर्फ मैं अगर मान लीजिए मेरा अगर बेदाग छवि है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीएम के दावेदार हूँ। तब तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका छवि बेदाग है, लेकिन एक सीएम के काम कार्यकाल में जो चीज़ें आपको करनी चाहिए थी, अगर आप उसमें सफल नहीं है, आपने डेवलपमेंट पे सफल नहीं है, आप स्वास्थ्य पे सफल, एजुकेशन, तो आप देश को कैसे संभालिएगा? मैडम अगर जदयू दोषी है तो हम लगातार कहते हैं कि बीजेपी भी दोषी है। चाहे कोरोना काल में स्वास्थ्य का मामला, स्वास्थ्य का विभाग जो है वो बीजेपी के पास था। हमारा यह कहना है कि असली चाणक्य देश में कौन है? अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपने देखा पिछले बार 16 सीट बीजेपी के साथ थे तो आया था, जदयू को भी और बीजेपी को 17 सीट। इस बार दावा किया जा रहा है कि शून्य पर आउट करेंगे बीजेपी को, और दावों में दम भी है, क्योंकि बिहार में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं है तो निश्चित तौर पर एनडीए कमजोर है। देखिए सबसे बड़ी बात, मैं तो फिर भी आपको बोल रही हूँ कि 8 साल में जिस ढंग से बीजेपी सरकार ने देश को एक अलग दिशा या फिर सारे चीज़ों पे एक अलग लेवल पे पहुंचाया है, असली चाणक्य तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है अमित शाह है। और अमित शाह जी के साथ हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। भाई जो अपने राज्य का नहीं हो सका, जो अपने राज्यों को कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सका, उसको हम लोग कैसे क्या कहते चाणक्य का दर्जा दे दे। दूसरी बात, अभी उनको कोई मतलब नहीं है बिहार से, अभी वो अपने 7 दल 8 दलों को मिलाकर वो अपना पीएमशिप की क्या कहते कल्पना कर रहे हैं, तो उनको वो चीज़ मुबारक हो। लेकिन अभी क्या कहते अचानक से उनकी सारी चीज़ें बदलते हुए नजर आएंगी जैसे ही देखिएगा 2024 करीब आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी ने इस बार उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मुंह पे दरवाज़ा बंद करने के बाद वो और ज़्यादा तिलमिला के अभी 7 दल 8 दलों का गठन करे। अगर इतना ही सब कुछ सही रहता तो नवीन पटनायक जी हमारे पीएम मोदी से मिलने नहीं जाते, साथ भी नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना भी है कि भाई वो उनके साथ भी नहीं है। एंड नवीन पटनायक जी की पार्टी बहुत ही स्ट्रांग पार्टी, और उड़ीसा का डेवलपमेंट देखिए और अब बिहार का डेवलपमेंट देखिए भाई, आप है कि नहीं। एंड दूसरी बात कि भाई जितने भी आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, उन राज्यों की आप गति देखो और हमारी राज्यों की, तो भाई आपको बाकी लोग एज अ पीएम कैंडिडेट क्यों मानेंगे? एक रीजन तो बताएं ना। राज्य का दर्जा मुख्यमंत्री लगातार मांग रहे हैं, केंद्र दे नहीं रहा है, तो क्या होगा? देखिए दर्जा नहीं मिला तो कैसे विशेष राज्य का दर्जा लेते, देखिए जैसे ही इलेक्शन का टाइम आते वो विशेष राज्य का दर्जा को, सेंटेंस को बहुत ज़्यादा वो लगातार बार बार बोलते हैं, लेकिन बाकी समय पे काम नहीं करते। अगर इतना ही डेवलपमेंट की बात होती, मेरा बहुत ही सिंपल सवाल है, शाहनवाज जी जब यहाँ पे उद्योग लेके आ रहे थे उस वक्त वो रेजिग्नेशन नहीं देते, बोलते भाई ठीक है आप इसको पहले कर लो फिर हम सोचेंगे अपना। लेकिन उन्होंने जानबूझ के क्या, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि यहाँ पे उद्योग आए, लोग और पढ़ लिख जाए, अति पिछड़ा दलित नहीं, वो नहीं चाह रहे, बिकॉज डेवलपमेंट होगा तो लोगों में बुद्धि आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी तो फिर चीजें बदलेंगी। कर्नाटक चुनाव में यदि चिराग पासवान गए रहते तो कम से कम 10 सीटें एनडीए की बढ़ी रहती है। बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही नहीं। सबसे बड़ी बात, चिराग जी को कर्नाटक में भी लोग हीरो जैसा ही जानते हैं कि भाई वो वंस अपॉन अ टाइम वो हीरो ही। हाँ हमारे भाई, तो अगर ऐसी बात है तो फिर अमिताभ बच्चन जी या फिर हेमा मालिनी जी भी जीत जाते। रजनीकांत जी भी आपके 2014 से पहले अपनी पार्टी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनली
उन्होंने अपना स्टेप्स पीछे ले लिया कि नहीं मेरा तबीयत खराब है बोल के। तो भाई बहुत बड़ा आपका क्या कहते हैं अभिनेता होने का मतलब नहीं कि आप बहुत सक्सेसफुल नेता बने। मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी ने बहुत मेहनत किया है और एक टाइम पे के बाद उन्होंने मूवी के साथ ये बहुत सारे और वो भी सक्सेसफुल नेता अभिनेता रहा है। उसके बाद उन्होंने पूरा काम किया है और उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन, अपना क्या कहते हैं एक परफॉर्मेंस उन्होंने बीजेपी में दिखाए। लेकिन चिराग पासवान जी का एक ही प्रॉब्लम है, वो बार बार खाली अपने बारे में बात करते हैं, अपना प्रॉब्लम। भाई कितना दिन लोग आपका एक ही प्रॉब्लम सुनेंगे, पिताजी के साथ क्या हुआ, माता जी के साथ। भाई कुछ नया बोलो। और जब कोई उनको बताता है कि नहीं सर अभी ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तब अचानक से वो बिहारी फर्स्ट लेके आ जाते हैं। आप भी तो साथ में थे, क्यों नहीं बताई? मैं तो देखिए ऑनेस्टली बताए, उनका एक प्रॉब्लम है, वो किसी की सुनते नहीं है। आई एम द ओनली पर्सन जो उनको मैसेज करके बताया था कि सर हम लोग को इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। उनका कोई जवाब नहीं आता था। अभी बात होती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी और क्या बात करेंगे? अभी राजनीति संभावनाओं का खेल है क्या? देवजानी मित्रा कल के डेट में फिर लोजपा रामविलास में नजर आ सकती है? देखिए जैसे क्या कहते हैं बीजेपी में नीतीश कुमार का आना असंभव है, वैसे फिलहाल के लिए देवयानी असंभव राजनीति में संभव कुछ नहीं है, असंभव शब्द ही नहीं है राजनीति। अरे देखिए जिस दिन चिराग जी को ये समझ में आ जाएगा कि पशुपति पारस जी उनके अपने चाचा हैं और जिस दिन उनको इतनी अक्ल आ जाएगी कि वो नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ, जिस दिन वो उठ के हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर के पास आ गए, जिस दिन दोनों परिवार एक हो जाएगा, उस दिन देवजानी मित्रा डिसाइड करेंगे। सीधी बात। आखिरी सवाल है बागेश्वर बाबा को लेकर के जो बातें हो रही है, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के आपने देखा तेज प्रताप यादव कहीं कल नजर नहीं आए, एयरपोर्ट पर सभी लोग उनको ढूंढ रहे थे, कल वहाँ पाली मठ में भी ढूंढ रहे थे तेज प्रताप कहाँ गए। आखिर इस तरह का क्यों बनाया जा रहा है, जबकि जदयू इससे एक साफ किनारा कर ली है, जदयू ने इसका स्वागत किया है। लगातार उनके प्रवक्ताओं से हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धर्म के लिए किसी को बाध्य नहीं किया सकता, जिसका जो धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। देखिए ऑनेस्टली बताए, तेज प्रताप जी खुद भी इतने ज़्यादा धार्मिक है, कभी कृष्ण बन के, कभी राधा बन के, कभी आपके शिव बन के, वो हमेशा देखे जाते हैं। लेकिन अचानक से इस टाइप का उनका जो विरोध, डेफिनेटली उनका जो एक बागडोर किसी और के हाथ में, और डेफिनेटली भाई प्रेशर घर से आया है, पिताजी से आया होगा, डेप्यूटी सीएम के, खुद धार्मिक व्यक्ति। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं से उनको प्रेशर आया, उनके अपने भाई जो अनफॉर्चुनेटली हमारे राज्य के डेप्यूटी सीएम है, उनसे, उनके पिताजी भी अभी ठीक होके आए। तो कहीं ना कहीं ये सारा कूटनीति वही लोग दे रहे कि भाई लड़ा दो आपस में। लेकिन फाइनली उनको शायद रियलाइज हुआ, या फिर शायद उनको लगा भाई हम भगवान का विरोध करें। जैसे उनको रात को कभी सपना आता है मुलायम सिंह यादव का, तो उनको सपना आया होगा बागेश्वर बाबा का कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, इसीलिए वो कल नहीं आए। और भाई उनको तो सबने बुलाया भी है कि भाई आप भी आइए, क्या कहते हैं उनका, क्या कहते हैं कथा वगैरह सुनिए, लेकिन वो खुद नहीं आए। तो उनका चलिए मैडम, हमेशा की तरह मेरा आखिरी सवाल फिर से आखिरी ना होकर एक सवाल और निकल आया है। इन दिनों आपने देखा है कि आपके जो मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का जो बयान आया था चिराग पासवान की सुरक्षा को लेकर के, उस पर खासा हंगामा मचा हुआ है। 2 दिनों पहले प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, सीबीआई की जांच की मांग की है, बल्कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा भी मांगा गया। देखिए वो लोग वेट कर रहे थे कि भाई ऐसा कोई पॉइंट मिले जिससे कि हम लोग वार कर पाएँ। जिसके पास कोई काम नहीं होता वो घर के ही लोगों को चोट पहुंचाते हैं। और चिराग कुमार पासवान जी की पार्टी बोलिए, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी तो कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। आजकल उनका भी मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं है। जैसे वो लोग हमेशा बोलते रहते हैं ना कि भाई इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, तो आजकल उनका मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं है। कभी बोलते कि हाजीपुर से नहीं लड़ेंगे, कभी बोलते कि भाई जमुई से नहीं लड़ेंगे, कभी बोलते 40 सीटों पे लड़ेंगे, कभी बोलते कुछ। चिराग पासवान की पार्टी में सिर्फ उनकी चलती है, तो जो भी लोग बोल रहा है चिराग पासवान के कहने पर बोल रहा है। 100% उनके कहने पर ही तो बोल तो रहे कि भाई उनकी पार्टी की ये नीति है कि घर के लोगों को ही तंग करो। हिम्मत नहीं है कि भाई जाके जमुई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हिम्मत नहीं कि भाई एक बार जमुई में जाके, जमुई जाते हैं कब गया? अरे भाई तो पिछले दिनों के तो क्या काम किए वहां पे आप, बस वही नहीं, वो वहां पे जाते हैं किसी के मृत्यु में, जन्मदिन में, शादी में, तो वो आपका सामाजिक काम नहीं हुआ ना। आपको वहां के लोगों का डेवलपमेंट के बारे में सोचना। जितना शिद्दत से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जेड सिक्योरिटी को लेकर किया, उतना ही शिद्दत से अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जमुई में करते तो हम उनको सल्यूट करते। तो आप जितना पत्र लिखना है लिखिए, जिसको फोन करना है कीजिए, वो सब कोई मतलब नहीं। पागल हो गए हैं क्या? मैंने एक कैबिनेट मिनिस्टर को आप बोल रहे हैं, और इतने भी मूर्ख लोग हमारे आसपास या फिर बीजेपी में नहीं है कि एक ऐसा इंसान जो अपने बातों पे टिका नहीं रहता है, जो खुद जमुई नहीं जाता, उनकी बातों का क्या क्या वैल्यू?
कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए करने दीजिए जो करना है। चलिए, धन्यवाद आपका मैडम। तो ये थी हमारे साथ रालोसपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवयानी मित्रा, जिनका साफ तौर पर आपने सुना चिराग पासवान पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला है। उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। चिराग पासवान के मानसिक संतुलन तक पर देवयानी मित्रा ने सवाल उठाया है। और कर्नाटक के चुनाव पर इनका साफ तौर पर कहना है कि शेर को जब आगे जाना रहता है तो 2 कदम पीछे लेता है। 2024 में आप देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोटिंग होगी और फिर से एक बार केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी। देवयानी मित्रा के दावों में क्या सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग के साथ।